देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान ने अपनी सिफारती हिकमत अमली में ना सिर्फ इस्तेहकाम पैदा किया है बल्कि आलमी बरादरी में भी अपना मज़बूत तासुर कायम किया है। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में नई बुलंदियों को छूने का मौका मिला है। इसी हवाले से बात करेंगे आज। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो दोनों ममालिक के लिए किस कदर अहम है और इसका पाकिस्तान की मईशत और खित्ते की खारजा पॉलिसी का जो नया संग मील है उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। क्या इससे बात खुलकर ना की गई ना समझाई गई बहुत, क्योंकि अभी तक फिलहाल हुकूमत की जानिब से इस पर बात नहीं की गई है। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की बात हुई है लेकिन क्या होगा ये अभी तक नहीं मालूम। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को एटमी शेल्टर भी देगा या नहीं। हुकूमती नुमाइंदे इस मुआहिदे को अपनी हुकूमत की कामयाबी करार देते हैं। इमरान खान ने भी उसको खुशाइन करार दिया, मगर PTI रहनुमा सेंटर हुमायूं अहमद ने कहा कौम इस मुआहिदे पर बहुत जल्दी खुशियां मना रही है जैसे CPEC पर मनाई गई थी। सुने क्या कहा उन्होंने। मुझसे पूछे या मैं लोगों से पूछता हूं कि CPEC ने पाकिस्तान को क्या दिया है सिवाय 3 खरब रुपए के सर्कुलर डेट के। CPEC से हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है, ऐसा सच नहीं मिला जो हम समझ रहे थे। उसकी वजह यह है कि हम लोग एक्चुअली ज्यादा क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाते हैं। जी, अब सवाल ये कि PTI के लोगों का मौकिफ वाज़े क्यों नहीं है। PTI ने वैसे अपना वाज़े मौकिफ देने के लिए 27 सितंबर के दिन जलसे का ऐलान ज़रूर किया, मगर सवाल ये है कि इसकी तैयारियां कितनी हैं, जलसे की नौयत क्या होगी। आज हम अपने PTI के गेस्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जैसे हमने आपको बताया कि हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी के शाम में जो है वो बजा रही है, शामियाने और बातें गीत गा रही है, मगर सवाल ये भी है कि मुल्क के अंदरूनी मसाइल का क्या होगा, वो हल कौन करेगा, वो किसने हल करना है। मरियम नवाज कहती हैं कि इस मुल्क को संवारने वाले नवाज शरीफ हैं, उनके बगैर तो ये मुल्क खंडर है। सुने क्या कहा उन्होंने। और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। 3 सालों से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ हैं, मगर फिर भी मुल्क की हालात की बात करें तो महंगाई जो है वो आवाम की कमर तोड़ रही है। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की का मॉडल नाकाम हो रहा है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ है। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान गुर्बत 7% तक बढ़ी है, 25.3% तक पहुँच गई है। गुर्बत की शरह बढ़ने से 1,75,00,000 अफराद मजीद गुर्बत का शिकार हो गए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि इस मुल्क में 25 करोड़ में से 6 करोड़ अफराद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। 4 करोड़ 12 लाख अफराद रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 900 रुपए से भी कम रुपए कमाते हैं। साथ साथ हुकूमती इदारों की इन नाअहलियों में इजाफा भी हो रहा है। रवां माली साल के पहले महीने जुलाई के दौरान सरकारी बिजली तकसीम कर कंपनियों के मजबूरी नुकसानात की अगर बात करें तो 57 अरब रुपए हो गए हैं। सवाल ये कि बैरूनी मसाइल तो किसी हद तक हल होते नजर आ रहे हैं, मगर मुल्क के अंदरूनी मसाइल और बुनियादी मसाइल हल कौन करेगा, इस सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी पैनल में मौजूद है सेंटर बहरमन तंगिया मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ मोहम्मद इकबाल साहब हैं MNA PTI से, और चौधरी मंजूर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सेंटर बहरमन तंगी साहब आपकी तरफ आऊँगी। सेंटर बहरमन तंगी साहब, सिफारती हिकमत अमली में तो हम बहुत कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें बड़ी अच्छी डेवलप होती जा रही हैं, रोल अप हो रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं उनको कौन हल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने सफारती महाज पे पाकिस्तान की कामयाबी का जिक्र किया, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त तक एक मुल्क कामयाब और मजबूत नहीं बन सकते जब तक उसकी हमसाय ममालिक में और पूरी दुनिया में ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात मजबूत ना हो।
आज मैं समझता हूं कि इजराइल और ईरान की जंग से लेके फिर पाकिस्तान ने इंडिया में घुसकर उनको सबक सिखाया, फिर चाइना के विजिट में वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरी दुनिया का महवर था, और फिर दोहा में वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की, जो इजराइल को आंखों में आंखें डालकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने तरफ राइब करके एक इस्लामिक लीडर के तौर पे उभरा। आप फिर उसके बाद जो उसने सऊदी अरब का विजिट किया, और सऊदी अरब में पहली मर्तबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो प्रोटोकॉल मिला, जो इज्जत मिली, मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा की हिफाजत के लिए पाक फौज के खिदमात हासिल की। मैं समझता हूं कि जब आपकी सफारती ताल्लुकात और पूरी दुनिया में आप सियासत के महवर बन जाएंगे तो आपके अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को और पाक फौज को और इदारों को मजबूत बनाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ को मजबूत करे, ताकि मियां शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल बसीरत और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और मेरे खैबर पुख्तनख्वा में अमीर मुकाम साहब का जो रोल है वो और भी मजबूत हो जाए। इस वक्त मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म का जो किरदार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो किरदार है वो काबिल सताइश है। मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं और अभी रिसेंटली मैंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, लेकिन ये हकीकत है कि इस हुकूमत में आप जहां पर भी किसी बड़े स्कैंडल सामने अभी तक नहीं आए, बल्कि जो पूरी दुनिया में उनके ताल्लुकात है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, तुर्किया के साथ, ये जो पिछली हुकूमत ने उनको खत्म किया था, चाइना के साथ ताल्लुकात को खत्म किया था, अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, उसने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उसको न सिर्फ बहाल किया बल्कि पाकिस्तान के इमेज को इतना मजबूत किया कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत को लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का एक किरदार है। और ये जो इस वक्त अमेरिका में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इस वक्त नायब वज़ीर आज़म ने उस दिन स्पीच की, उसने फलस्तीन की नुमाइंदगी का हक अदा किया, उसने फलस्तीन को के हक को पूरी दुनिया में 4 ममालिक पे उसको कन्विंस करके मनवाया कि आज उसने भी उसको मंजूर करवाया। मैं समझता हूं कि मैं सियासत नहीं करता हूं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमसाये ममालिक में इस हिस्से में एक नाम है और पाकिस्तान की जरूरत को महसूस करते हैं। ठीक हो गया। मोहम्मद इकबाल साहब आपकी तरफ, चौधरी मंजूर साहब आपकी तरफ आऊंगी। चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? चौधरी मंजूर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी चौधरी साहब, सिफारती हिकमत अमली तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं उनको कैसे हल किया जाएगा? जी पहले तो एक बात मैं गुजारिश करूं कि जिस दिन ये मुआहदा हुआ है उस दिन मैं बतौर तारीख के तालिब इल्म के मैं 1974 का जो लाहौर डिक्लेरेशन था उसको देख रहा था, जो OIC दूसरी OIC में हुआ जी। तो मुझे एक 51 साल जिस बंदे की उम्र थी वो 51 साल बाद कितना दुरुस्त लगा, ये तो फिर जो तारीख के तालिब इल्म है वही देख सकते हैं, वही समझ सकते हैं, जिसको हमने कत्ल कर दिया, जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, कि अल्टीमेटली आप वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे वो उस वक्त कहते थे कि आप हम ये करें। 2-3 चीजें करनी थी उन्होंने। डिक्लेरेशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, फलस्तीन का भी है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें थी वो 3 थी। एक तो ऑयल को, तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का, दूसरा एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिसमें तमाम पैसे रखे जाएंगे और इस्लामी दुनिया की डेवलपमेंट होगी, और तीसरा दिफा का जिसमें एटमी प्रोग्राम समेत बाकी बहुत सारी चीजें थी। और फिर ये भी आपने देखा कि 1973 में पहली बार पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी वो गई, शाम गई और शाम से उन्होंने इसराइल के तैयारे गिराए। तो वो एक तरफ है। दूसरी बात यह है कि इस मुआहदे को अभी कोई बुरा मुआहदा नहीं है, लेकिन इसको देखना होगा, इसके कंटेंट्स अभी सामने नहीं आए। इससे पहले भी इस किस्म के मुआहदे हैं हमारे सऊदी अरब के साथ, 2-3 मुआहदे हैं, मुख्तलिफ औकात में ये मुआहदे हुए। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या है,
क्या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ले रहा है, क्या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिप्रोकली सऊदी अरब भी लेता है या नहीं लेता? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमारी फौज ज्यादा उधर रहेगी, हथियारों की तैयारी में सऊदी अरब क्या हमारी मदद करता है डिफेंस के अंदर। दूसरा जो आपका सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अंदरूनी तौर पे क्या है जी। इस वक्त सैलाब ने तबाही की है और उसके बाद सभी लगे हुए हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि 20,000 रुपया फसलों का फी एकड़ का अनाउंसमेंट की गई है पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, और 20,000 ही अनाउंस किया गया है मशरकी पंजाब के अंदर, क्योंकि बेसिकली वैसे तो केपीके में भी तबाही हुई है, गिलगित बल्चिस्तान में हुई है, अभी सिंध में पहुंचा है सैलाब, लेकिन मेन पहली बार ये हुआ है कि तीनों दरियाओं ने पंजाब के अंदर तबाही की और बहुत बड़े पैमाने पे, वरना किसी एक दरिया में होता था, दूसरे में नहीं होता था, तीसरे में नहीं होता, तो उससे एक बड़ी तबाही हुई है। अब इंडियन पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर उसने भी 20,000 किया है, यहाँ पे भी 20,000। आपने 20,000 का तयन कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उनकी यूरिया जो है वो 365 रुपए की है, हमारी 5,000 की है। उनकी डीएपी 1400 की है, हमारी 14,000 की है। उनके बिजली का बिल नहीं है ट्यूबवेल का, हमारा 50 रुपए का यूनिट है। और बाकी दवाइयां और बीज अगर आप डालें तो 1 लाख से कम कोई फसल नहीं है जिसका एक्सपेंडिचर है। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसका तयन करना है। हम समझते हैं कि किसानों का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अगर उसको पूरा नहीं किया जाता। दूसरा, बिलावल साहब ने कसूर में मेरे पास ही आए थे, उन्होंने कहा था कि आप फौरी तौर पर जो रिलीफ का इमीडिएटली पैकेज है जिसमें राशन है या उसमें जानवरों के लिए चारा है या सैलड है, उसका डेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप सारी लोगों की जेबों में पैसे भेजें। ये पहले हुआ है, आईडीपीज में हुआ, ये 2010 के सलाह में हुआ, 11 में हुआ, 22 पे हुआ, ये रमजान पैकेज में सिंध के अंदर हुआ। तो ये हो सकता था आप किसी जगह पे जाकर पूछें कि लोगों को क्या मिला, वो आपको बताएंगे कि क्या मिला क्या नहीं मिला। दूसरा, हम ये समझते हैं कि अभी गिरदावरी मौजूद है तो उसके मुताबिक लोगों को पैसे दे जितना नुकसान हुआ है, वरना आगे आपकी मीशत पे भी बहुत बड़ा हमला है। कपास का एरिया गया है आपका, बावलपुर का, बाकी अजनास हैं जिसमें गन्ना है, जिसमें मक्की है, जिसमें हल्दी है, जिसमें बहुत सारी फसलें हैं जो उजड़ी हैं। किसान उजड़ गया है, पहले भी होता रहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया था 95 के अंदर, खाद और बीज मुफ्त दिया था, कर्जे और सूद माफ किए थे, 6 महीने बिजली का बिल, और अभी अगस्त का बिल माफ किया है। अगस्त में तो भाई बिजली वहां पे गई ही नहीं जहाँ पे सैलाब आया था, वहां पे बंद कर दी गई, तो आप वो माफ कर रहे हैं। ये चीजें हैं। अंदरूनी तौर पर गुर्बत और बढ़ेगी जैसे आपने कहा है, अभी तो और ये जो सैलाब है उससे और गुर्बत और बेरोजगारी और बढ़ेगी। ठीक हो गया है। अच्छा सेनेटर बैरमन तंगी साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये इस हवाले से भी तो बहुत सारे मसाइल हैं ना, इंटरनल मसाइल हैं। अभी तो हम सिर्फ सैलाब पे बात करें, मैं अभी आ रही हूँ लॉ एंड ऑर्डर पे भी, क्योंकि वो भी हमारे सामने बहुत बड़ा एक सर उठाए हुए। आज भी देखिए, कल भी हुआ है, फिर आज भी हुआ है, रोज़ाना ही हमें कहीं ना कहीं से खबर मिल रही है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और उसके ऊपर भी सवाल उठते जा रहे हैं कि हम अपने बाहर तो चीज़ें करने के लिए रेडी हैं, लेकिन व्हाट इफ हम इनसाइड अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करें। बट पहले हम सैलाब की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा सैलाब के हवाले से अभी जैसे चौधरी मंजूर साहब ने भी रखे, बिलावल साहब भी गए, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ना सिर्फ उनको, अपोजिशन को भी हैं इस हवाले से। तकरीबन 4 मिलियन लोग हैं जो कि ये डिसम्बर्स हैं, बाकी इस वक्त अभी जो मुतासिर हुए इफेक्टीज़ हैं, इनको कैसे कैटर किया जाएगा, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 10 दिन पहले ये नहीं कहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का काम एक्सेलेंट है। उसे ही नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा था। और ये पूरी दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट करते हैं मरियम नवाज साहबा की काम को। देखिए, जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो नेचुरल डिजास्टर के 3 फेज होते हैं, एक इमरजेंसी फेज, एक रिहेबिलिटेशन और एक डेवलपमेंटल फेज। अगर इमरजेंसी फेज में
ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, वहां लॉन्च में, वहां जहां पर नुकसान हो चुका है, जो पूरी पूरी गांव को सपहस्ती से मिटा चुका है, वहां पहुंच जा रही है और वहां पे गई है। जो नेचुरल जो डिजास्टर में फर्स्ट फेस है, वहां पर इंसानों की जिंदगी को बचाना, उनके सर के लिए छत देना, उनको महफूज मुकामात पे पहुंचाना और उनको कुक फूड जिंदा रहने के लिए उनको खुराक देना, ये है फर्स्ट पेज जो इमरजेंसी रिस्पांस कहता है। इसके बाद फिर जब रिहेबिलिटेशन पेज शुरू होता है तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मुहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसकी टीम के साथ वहां जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिलके जिस अंदाज से वो काम कर रही है, मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा देखते हैं कि मैं पॉलिटिकल स्कोरिंग करूं या मैं ऐसे इनके कामों में कोई नुक्ता उठा दूं, ये ज्यादती होगी। इस वक्त मरियम नवाज साहबा दिन रात एक करके 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करती है, काम करती है, और ये किसी पर उसकी बार बार तकारीर में आप देख लो उठाले कि वो कह रही है कि मैं किसी पे एहसान नहीं, ये आपका हक है जो आपके डोर स्टेप पे मैं पहुंचा रही हूं। इस वक्त मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, प्राइम मिनिस्टर साहब और मरियम नवाज साहब पंजाब में, यहां पर खैबर पुख्तनख्वा में अमीर मुकाम साहब बिल्कुल इस अंदाज से लगे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मैं समझता हूं कि यहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि सिंध में किसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, बल्कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी कहां पर मुश्किल में है, कहां पर उनका छत गिर चुका है, कहां पर उनको कुक फूड नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, यहां पर अमीर मुकाम साहब जो फ्लड इफेक्टिव है उनके लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। जहां तक जो अंदरूनी मसाइल है, इस वक्त अंदरूनी मसाइल को हल करने के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, यहां पर भी मैं समझता हूं कि यहां पर हमें पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि जो अच्छा काम करते हैं उनको हम अप्रिशिएट कर ले। जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त जो मेरे चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सो मेनी टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के काम को अप्रिशिएट किया था, इसलिए कि वो अच्छा काम करता था। तो अभी भी जरूरत इस बात की है कि अगर मरियम नवाज साहबा अच्छा काम करती हैं तो दूसरी पार्टी, एलाइंस पार्टी, दूसरे लोग उनको अप्रिशिएट करें, उनका साथ दें, उनको मजबूत करें ताकि वो आगे बढ़े और पंजाब के उन लोगों की खिदमत करें जो इस वक्त मुश्किल में है। ठीक हो गया। इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इकबाल साहब, ये हम देख रहे हैं सिफारती हिकमत अमली हमारे सामने है, उस पर बड़ा अच्छा मामलात भी हैं। पार्लियामेंट के अंदर इस पे एतमाद लेना, मुआहिदे की बात करना, अभी चौधरी मंजूर साहब ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, ठीक है, इत्तेहाद में वो खुद भी बैठे हुए, लेकिन जो इंटरनल इश्यूज है हमारे पास, जिसमें हम देखते हैं कि जी आज आलमी बैंक ने जो कहा है पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से, वो हमारे सामने है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो हमारे सामने। बट फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, फ्लड्स की हम बात करें, माशी सूरत हाल की बात करें, और जो मॉडल माशी तरक्की के जो मॉडल हैं, यानी कि वो मॉडल नाकाम हो रहा है, उसकी पर्टिकुलर बात हो रही है कि जो मॉडल इस वक्त पाकिस्तान में राइज है मीशत का, वो नहीं चल सकता। एक चीज़ आज इस ज़माने में आप तीनों मौजूद मेहमानों को ये भी बताती चलूँ कि आज मॉडल की जहाँ बात हो रही है, मीशत की बात हो रही है, तो आज की एक रीसेंट डेवलपमेंट ये भी आई है कि जी इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहती है कि जी विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई है, ये भी नहीं होना चाहिए। अगेन वही मॉडल पे सवाल आ रहा है, तो क्या मॉडल में कोई तब्दीली आ सकती है मीशत के, या ये मॉडल इसी तरह ठीक लगता है ऑपोजिशन को भी? जी पहली बात, गवर्नमेंट और जमहूरी हुकूमत, मैं समझता हूँ कि मुल्क में जमहूरी इदारे बहाल होने चाहिए और 3 इदारे, एक अदलिया, इंतजामिया और मकीना, ये अपने मैंडेट के लिए अगर छोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे 2-3 बातें सामने आ जाती है। एक जो बिलोनी अंदरून सरमायादार है, वो अपने मुल्क की जो पॉलिसी होती है या मुल्क में जो इन्वेस्टर करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि महफूज है, लेकिन मौजूदा दौर में हुकूमत में देखिए गुलाम है, अदलिया को बिल्कुल अपने मैंडेट से पीछे धकेल दिया है। पार्लियामेंट क्या
और वहाँ पे जो माहौल बना दिया गया है, तो ऑर्डर ऑफ द डे जब आता है या वहाँ पे लेजिस्लेशन होती है या वहाँ पे कोई कानून साजी होती है, तो वो सुबह वहाँ पे पहुँच जाती सिर्फ पढ़ने के लिए। तो हो रहा है मुल्क में बिल्कुल लोग बाहर चले गए, सरमाया बाहर चले गए। अच्छा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है सिग्नल्स का। ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में आप इन दिनों देख रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। जहां हम इतने प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं वहां एक सिग्नल्स का भी इशू है, चाहे वो इंटरनेट का हो या डायरेक्ट जीएसएम पे फ़ोन हो, वहाँ पे भी बहुत मसाइल आ जाते हैं जी। मूविंग बैक टू चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाती हूँ वापस। इन मीन वाइल मैं फिर इकबाल साहब से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ बेहतर आती है तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। चौधरी मंजूर साहब, ये जो सेंटर साहब ने बात की, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? और फिर अब एक मसला सिर्फ मईशत का नहीं, मईशत के मॉडल की बात नहीं हो रही है। चौधरी मंजूर साहब, चाहे केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, अभी आपने देखा होगा 2 रोज कबल यहाँ सिंध में भी एक जर्नलिस्ट को दिन दहाड़े रोड पर किस तरह से जो है टीवी एंकर को जो है वो टारगेट करके मारा गया है। एंड देन फिर वो कोई एक तंजीम जो है वो उसका ले रही है जी जिम्मेदारी। इसी तरह बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, फिर अब कल भी हमने दश में देखा, डेरा इस्माइल खान में देखा। मतलब ये सब चैलेंजेस हैं और ये आपकी मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमतें हैं जो बैठी हैं, पीटीआई की, आप तीनों की। तो अब इस सूरत हाल में ये भी कैसे सॉर्ट करेंगे? फिर लोग सवाल करते हैं यानी कि इन नेग्लिजेंस से, या हम ये कह सकते हैं इस मिस गवर्नेंस से, तो हमारे ठीक है खारजा पॉलिसी पे हमारे अच्छे मामला चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं खारजा महाज पर, जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं, वो तो ये पॉइंट्स उठा के फिर बात करते हैं कि जी इंटरनली नहीं हैंडल कर पा रहे, बाहर मुआहिदे करते जा रहे हैं जी। एक तो बैरमन संगी साहब मेरे छोटे भाई हैं, हमारा बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। बिलावल साहब ने कसूर नहीं कहा था कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बात ठीक है। सवाल ये है कि उस मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है। एक दूसरी इनकी तकरीर एक मुझे सेनेट की याद आ रही है जिसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने सी पैक का नून लीग ने तबाही कर दी है। पीपल्स पार्टी में आसफ जरदारी साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था और इन्होंने तबाही कर दी है। और एक्चुअल तो ये था कि 35 अरब डॉलर 46 अरब डॉलर में से लगना था बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें रोड थी, जिसमें रेल थी, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स थी, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन्स थे, बाकी चीजें थी। और सिर्फ 11 अरब डॉलर बिजली के मंसूबों पे लगना था, उन्होंने वर्क कर दिया। और आज पाकिस्तान पूरा उसकी सजा भुगत रहा है। 4600 अरब रुपया सर्कुलर डेट है सिर्फ बिजली का। और उसके बाद जो मुआहदा हुआ शायद खाकान अब्बासी के दौर में कतर के साथ गैस का, उसका भी 3000 अरब रुपया इस वक्त सर्कुलर डेट है। गैस हम अपने गैस के कुएं जो है वो बंद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे मुआहदे, मसलन मैं उस बिजली की भी कीमत दे रहा हूँ जो ना सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि जो सिस्टम में भी नहीं आ रही। तो ये इस किस्म के जो मुआहदे हैं वो तबाही करते हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, कुछ क्रॉनिक्स इश्यूज हैं। जैसे मुझे याद है मरहूम हासिल बजिंजो ने कहा था कि हमने 18वीं तरमीम करके और एनएफसी अवार्ड करके जो सेपरेटिस्ट थे उनसे आर्गूमेंट छीन लिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर 18वीं तरमीम को भी लपेटना शुरू किया और बाकी चीजें भी होनी शुरू की, और जिसके नतीजे के तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ के दौर में वो स्टार्ट हुआ और अब पीक पे है। मेरे ख्याल के मुताबिक जहाँ पे पहले डायलॉग होना चाहिए, सबसे पहले बात तो आपको करनी पड़ेगी। आसफ जरदारी साहब ने मुख्तलिफ औकात में बलूचिस्तान से माफी भी मांगी, हालांकि उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया था। फिर इसी तरह से बाकी चीजें भी हैं। यहाँ पे जो तालिबान का इशू है और तालिबान के अंदर जो डिवाइड है अलकायदा की और दाइश की, उसकी जो लड़ाई है वो बड़ी खौफनाक है और आगे बढ़ती चली जा रही है। हमको ये पॉलिसी तरक करनी पड़ेगी कि ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। हमें देखना पड़ेगा कि
हम इस चक्कर में कब से पड़े हुए हैं और कब तक हम आगे जाएंगे। अमलन तो केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज के अंदर आपकी कोई रियासती रिट नहीं है। तो अगर यही कैफियत रहती है तो फिर आगे आने वाले दिनों में और खराबी होगी। सो चीजों को नए सिरे से देखने की जरूरत है, सबको बैठने की जरूरत है। रही बात मरियम नवाज साहिबा की, तो हम उनके हुकूमती इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में इत्तेहादी है। हमारी जमात उनके साथ बैठी है और शायद पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत कायम है सेंटर की, कम अज कम उन्हें कोई मशावरत करनी चाहिए। चलो हमारे साथ नहीं मशावरत करनी, तो उन्हें किसानों की तंजीमों के साथ तो मशावरत करनी चाहिए ना, कोई भी चीज अनाउंस करने से पहले उनसे पूछते। फिर इन्होंने इंटरनेशनल अपील नहीं की जो पहले 72 घंटों में करनी थी, और ये डिजास्टर है जो हमारी वजह से नहीं है। हमने अपील ये नहीं करनी थी कि सैलाब आ गया तो हमें पैसे दें, हमने ये कहना था कि हमारे यहाँ पे आपकी वजह से बर्बादी हुई, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान का क्या हिस्सा है। इस वक्त 24 के अंदर पाकिस्तान तीसरा मुतासरा मुल्क था, अब 25 के अंदर पाकिस्तान पहला मुतासरा मुल्क बन गया। तो ये चीजें जो हैं इनको देखना है, और यही अपील करनी थी कि हमें आपकी जो क्लाइमेट चेंज में हिस्सा है उसकी वजह से हमारी तबाही हुई है, आए हमारी मदद भी करें। ठीक हो गया है। अच्छा, सेंटर बैरमन तंगी साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहब, ये जो एक तरफ जाहिर सी बात है हमारे फ्लड्स का, मईशत के मॉडल का, इस सब चीज़ों का ऊपर बात हो रही है, लेकिन हमारे पास दहशतगर्दी का भी एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल उठ रहा है। फिर वही मेरा सवाल है कि जब अंदर हम अपने हालात नहीं दुरुस्त करेंगे तो खारजा पॉलिसी पे या महाज पे बाहर वाले हम उसको पकड़ के हमारी कमज़ोरियों को हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारी चीज़ों को सबोताज करने की कोशिश करेंगे। जी बैरमन तंगी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैंने कहा बैरमन तंगी साहब, सवाल अगेन वही है जैसे कि अभी चौधरी साहब से भी मैंने यही डिस्कस किया कि अगर हम अपने इंटरनली फ्लड्स का, मईशत के मॉडल के ऊपर हमने सब बात कर ली है, अब जैसे उस पर चौधरी मंजूर साहब ने भी बड़ी डिटेल में बता दी बात, लेकिन अब सवाल अगेन यही है कि अगर हम इंटरनली हालात अपने ठीक नहीं करेंगे, अगर दहशतगर्दी के मामले पे, टेररिज्म के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, गवर्नेंस के मामले पे, और मुझे याद है जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब गए थे सैलाब का भी विजिट पे पंजाब में, तो उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि जी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते बैड गवर्नेंस के, हमारे लोगों को ये देखना पड़ेगा, हुकूमतों को देखना पड़ेगा, हुकूमतों को उन्होंने वाज़ेह कहा कि देखना पड़ेगा कि जी आपने अपनी जो कारकर्दगी है उसको आपने बेहतर करना है, क्योंकि हम इन चीज़ों के बैड गवर्नेंस की वजह से, इन सैलाब, इन कैटास्ट्रॉफीज के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हर साल हम ये इस तरह बैठ जाएं, क्योंकि फिर तो हम डूब जाएंगे, बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे हम। और फिर इन बेसिस को बनाते हुए, जो वीक बेसिस है लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों को देखते हुए, खारजा महाज पे भी हमारे जो दुश्मन मुमालिक हैं, जो दुश्मन हैं हमारे, वो तो हमारे सबूताज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी से मुल्क को निकालने के लिए एक पार्टी, एक हुकूमत अपना रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि दहशतगर्दी से सिर्फ हुकूमत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, सिर्फ बैरमन तंगी नहीं, बल्कि आप, मंजूर साहब और मैं और हम सब दहशतगर्दी से मुतासिर हो सकते हैं। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जब दहशतगर्दी से मुल्क को पाक करने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें, इदारे और हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक कर सकते हैं। अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का किरदार, पाक फौज का किरदार, हुकूमत का किरदार आप सामने रखते हैं तो इस वक्त वो हर महाज पे लड़ते हैं कि जहां पर दहशतगर्द हो उस पे कंप्रोमाइज ना हो। जैसे पिछली हुकूमत में इमरान ने उन दहशतगर्दों को वापस बुलाया, जेलों से वापस निकाला, जिन लोगों ने खैबर पुख्तनख्वा के हजारों लोगों को शहीद करवाया था, विदाउट एनी कंसेंसस, विदाउट एनी मीटिंग्स। लेकिन आज अगर पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, वजीर आजम साहब और उसकी टीम
लगे हैं तो इसलिए कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करे, और यही मेरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, इसलिए कि मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं, उसमें बीबी शहीद हो चुके हैं, हजारों वर्कर शहीद हो चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोग के वर्कर शहीद हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि एक पिच पे आना चाहिए, इसमें कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। जिसने पिछली हुकूमत ने इसको तबाह किया और अपने हुकूमत बनाने के लिए उसने यहाँ तक कहा कि तालिबान को ऑफिसेस दे दे, तालिबान को हुकूमत में शामिल करवा दे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैनिफेस्टो मंशूर ये है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करे ताकि अवाम बाइज्जत जिंदगी गुजार सके और इदारे महफूज हो। अगर कर्नल ब्रिगेडियर हसन का एक बेटा, अकलौता बेटा कैप्टन तैमूर, वो शादी से एक दिन पहले शहीद होता है, तो ये बताएं कि ये किसका बच्चा था? ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का बच्चा था। करेगा कौन सर, यही तो सवाल है जी। करेगा कौन, यही तो सवाल है। यही तो हम कर रहे हैं। यहाँ तो मुस्लिम लीग नून और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक पिच पे होके लड़ रहे हैं, जो रोजाना नौजवान अपनी शहादतें दे रहे, इसीलिए तो दे रहे कि पाकिस्तान को आइंदा के लिए पाक करे दहशतगर्दों से। लेकिन दूसरी जमातों को जो आज सेनेट में और नेशनल असेंबली में खड़े होके पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तकारीर करते हैं, उनको सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ क्यों सेनेट में और कौमी असेंबली में खड़े होके बात करूं। और यही इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मिलके इंशाल्लाह इस लानत को खत्म करेंगे। चौधरी मंजूर साहब, वेरी लास्ट क्विकली, कैसे होगा ख़त्म? सवाल वही है ना, हर दफ़ा हम ऑपरेशंस देखते हैं, हमने जो है वो क्या क्या कुछ नहीं देखा है, नेशनल एक्शन प्लान भी था, सब कुछ होता आया है, लेकिन फिर वही एकदम से ऐसी लहर आती है कि लगता है कि पता नहीं क्या। आप कराची तक आप देख लेना कि क्या हुआ है 2-3 दिन पहले जो हुआ है यहाँ पे दिन दहाड़े। तो ये कौन करेगा, कैसे करेगा? और फिर हम कह रहे हैं, जब हम इसी बेस पे बाहर भी जा रहे हैं कि नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, हम बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, अपने मुल्क में कैसे करेंगे पहले चीज़ें हल? देखिए, ये बात तो बैरामंद पनी साहब की ठीक है कि कोई एक नहीं कर सकता। नेशनल एक्शन तो सभी जमातें गई थी और उस पर सभी मुत्तफिक हुए थे। अगर आप सब नहीं बैठते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए तो सबको बैठना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे जैसे गुर्बत बढ़ रही है, जैसे जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा। लॉ एंड ऑर्डर को आप कोई सेपरेटली तो नहीं देख सकते। तो इसलिए इस चीज को देखने की जरूरत है कि हम सब मिलकर बैठें। खासकर तो सर फिर ये बात है ना, यानी कि मईशत को पहले जल्द से जल्द ठीक करना होगा, क्योंकि उसका ताल्लुक ही इसी से। अभी मैं जब चाइना गई थी पिछले दिनों, शिनजियांग प्रोविंस, जहाँ प्रेसिडेंट ऑनरेबल हमारे जजाई साहब भी गए हैं, वहाँ पे उन्होंने विजिट कराया है। वहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी मईशत को ठीक किया, वहाँ के लोगों को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, तो फिर उन्होंने वो छोड़ा ना सब कुछ। ऐसे ही है। लेकिन देखिए ना, मईशत के 2 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। पीपल्स पार्टी का डिफरेंट मॉडल है, नून लीग का डिफरेंट मॉडल है। नून लीग चाहती है कि किसानों को बिल्कुल वो तबाह कर दे, और आपको इंडस्ट्री को अगर लेकर आना है तो आपको सालों चाहिए। इस एग्रीकल्चर के जरिए आप चंद 1-2 साल में आप मईशत को यहाँ पे सारे इदारे बेचना चाह रहे हैं जी, जो कि अगर आप बेच देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो जैसे अभी यूटिलिटी स्टोर में, जलजला के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स ने सैलाबों के अंदर कितना अच्छा काम किया था, आप ये कह रहे हैं कि बंद कर दें। उसमें यूटिलिटी स्टोर वालों का क्या कसूर है? पास्को को बंद कर दें। एक फूड सिक्योरिटी का मुल्क है, उसमें एक ही चीज है जिसने रखना है, स्टॉक रखना है, तो उसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ये सारी चीजें तबाह करने का तो कोई तरीका नहीं है ना इससे कोई मईशत बेहतर होगी। तो ये तो मईशत को और सफेदने की बात। सही, इन फैसलों से मईशत को मजीद नुकसान होने की बात है या खींचने की बात है? सेंटर बैरमत तंगी साहब, लास्ट मिनट है जी सर। देखिए, चौधरी मंजूर साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ।
और लेकिन एक बात यहाँ पे है कि इस वक्त जो हुकूमत का जो किरदार है, इस किरदार को सियासत के नजर से नहीं देखना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा, बल्कि इस नजर से देखना चाहिए कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए एक पार्टी काफी नहीं है। जैसे 2008 में जरदारी साहब मियां मोहम्मद शाह नवाज शरीफ साहब के घर पे चले गए और उनको रिक्वेस्ट की कि इस वक्त मेरा लीडर है, मेरा कायद है, कि आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल दें। तो आज मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल बसीरत, उनकी जो सियासत, जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सियासत का महवर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलके पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि आने वाले इलेक्शन में फिर आसानी हो और पाकिस्तान तरक्की की तरफ आगे बढ़े। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेंटर बैरम तकी साहब आपका, चौधरी मंजूर साहब आपका। हमने कोशिश की थी मोहम्मद इकबाल साहब का भी मौक़िफ़ लेने की पीटीआई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिग्नल्स की वजह से, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, आप जानते हैं इस बात को, हम उनसे बात नहीं कर सके। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे रब्ता बहाल नहीं हुआ। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से भी दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।